हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 20 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, तो उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 11 दिसंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह से भी 11 गुना बड़ा एक ग्रह खोजा है। ये जो ग्रह है इसका आपको नाम याद रखना है। इस ग्रह को नाम दिया गया है वी सेंचुरी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रह का नाम वी सेंचुरी। और ये जो ग्रह है ये पृथ्वी से लगभग 325 प्रकाश वर्ष दूरी पे है। और बताया जा रहा है कि जो ग्रह है ये बृहस्पति से लगभग 11 गुना बड़ा है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिको की न्यूज़ है। तो यहाँ पे मैक्सिको में प्रवासी संकट जो है ये बढ़ने लगा है। तो मैक्सिको के जो चिपा पास है यहाँ पे प्रवासियों से लदा एक ट्रक जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इस ट्रक में बड़ी संख्या में प्रवासी नागरिक सवार थे जो कि ग्वाटेमाला सहित अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों से पलायन कर मैक्सिको के रास्ते अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। और इस हादसे में लगभग बताया जा रहा है कि 54 लोगों की मृत्यु हो गई है और 105 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 दिसंबर की न्यूज़ है। तो 12 दिसंबर की न्यूज़ है, भारत ने मानवीय आधार पर अफगानिस्तान में 1.6 टन दवाइयाँ भेजी हैं। तो अफगानिस्तान में जो नागरिक हैं इसके लिए भारत ने मानवीय आधार पर दवाइयाँ भेजी हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार 10 दिसंबर को अफगानिस्तान से जिस विमान से 104 अफगानी हिंदू और सिखों का जत्था भारत आया था, उसी विमान से केंद्र सरकार ने 106 टन दवाइयाँ वापस अफगानिस्तान भेजी हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फ्रांस और प्रशासित प्रशांत जो है सागरी क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया, यहाँ पे हुए जनमत संग्रह में लोगों ने फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में मतदान किया है। तो ये तो कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 दिसंबर की न्यूज़ है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आईएसए को अब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पर्यवेक्षक का दर्जा मिल चुका है और ये भारत के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं। अमेरिका के जो दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पे एक बवंडर आया था जिसने वहाँ पे जमकर तबाही मचाई है। तो ये जो बवंडर है इसकी रफ्तार थी 365 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और बताया जा रहा है कि 1925 के बाद ये जो बवंडर है सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला बवंडर बना है वहाँ का। इसके बाद यहाँ पे 14 दिसंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे एनडीए में मैंने आपको बताया था कि इस साल से महिलाओं को भी प्रवेश दिया जा रहा है। तो जो वहाँ पे प्रवेश के लिए जो प्रक्रिया थी, परीक्षा थी, उसके लिए 1.77 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। आगे इसी का एग्ज़ाम भी हुआ था, तो इसका रिज़ल्ट भी हुआ था, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 14 तारीख की न्यूज़ है। यहाँ पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, लोकपाल ऑनलाइन। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। लोकपाल ऑनलाइन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है। और ये लॉन्च क्यों किया गया है? तो लोकपाल में जो भी शिकायत दर्ज कराते हैं इसके लिए एक ऑनलाइन प्रोसेस की गई है, जिसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे जो लोग हैं ये लोकपाल ऑनलाइन में जाके अब जो उनकी शिकायत है उसको ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। ये जो जानकारी है ये लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी ने दी है, ठीक है। तो आपको इस पोर्टल का नाम याद रखना है मेनली। आगे यहाँ पे देखिए, बाल्टिक सागर में स्वीडन के नज़दीक दो मालवाहक जहाज़ आपस में टकरा गए हैं और ये जो दुर्घटना हुई है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ है। तो डेनमार्क का एक 55 मीटर लंबा मालवाहक जहाज़ था और एक स्कॉटलैंड का 90 मीटर का लंबा जहाज़ था। ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे, जिसके बाद दोनों में टकराव हुआ और वहाँ पे ये दुर्घटना हुई। इसके बाद यहाँ पे 15 दिसंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे एशियाई देशों के साथ सैन्य और आर्थिक संबंधों का विस्तार करेगा, ऐसा अमेरिका का कहना है। तो एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की जो आक्रामकता बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए अमेरिका अब एशिया में अपने साझेदारों के साथ सैन्य और आर्थिक संबंधों का विस्तार करेगा। इसके बाद आगे न्यूज़ है, सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने निदेशकों के जो सेवा के कार्यकाल हैं उसको बढ़ाने वाला जो विधेयक था उसको संसद में मंजूरी दे दी गई है।
तो जो यहाँ के निदेशक होते हैं ईडी और सीबीआई के, इनका कार्यकाल 2 वर्ष था। इसको बढ़ा के 5 वर्ष करने के लिए ये विधेयक यहाँ पे लाया गया था और इसको हाल ही में वहाँ पे मंजूरी दे दी गई है संसद में। तो ये याद रखिएगा आप। आगे देखिए यहाँ पे न्यूज़ है, इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के पास समुद्र में एक तेज भूकंप आया था, जिसके बाद जो मौसम वैज्ञानिक हैं उन्होंने वहाँ पे सुनामी की चेतावनी जारी कर दी थी और इस चेतावनी को बाद में वापस ले लिया गया है। तो ये जो भूकंप है, ये जो भूकंप का केंद्र है ये माउभेरे शहर से लगभग 112 किलोमीटर दूर आया था और समुद्र की गहराई लगभग 18.5 किलोमीटर थी जहाँ पे ये भूकंप आया था और इसकी जो तीव्रता है ये रिक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई है। आगे यहाँ पे 16 दिसंबर की न्यूज़ है। तो अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं इनसे मुकाबला करने के लिए जो चीन है और रूस हैं ये साथ आ गए हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी एकजुट होने की बात कही है। आगे यहाँ पे देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 के लिए जो आयु प्रतिबंध थे इनको संशोधित किया है। तो अब संशोधन के बाद जो 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं ये भी हज यात्रा पर जा सकेंगे और हज कमेटी ने कहा है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए हज यात्रा पर लगाई गई रोक को समाप्त कर दिया गया है और इस निर्णय के पूर्व की व्यवस्था बहाल हो गई है और अब 70 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं ये एक सहायक के साथ हज यात्रा पर जा सकेंगे। इसके बाद 17 दिसंबर की न्यूज़ है। देखिए अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था 14 दिसंबर की न्यूज़ में कि एनडीए में प्रवेश के लिए 1.77 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 1000 महिलाओं ने परीक्षा पास कर ली है। आगे यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल के साथ 2400 करोड़ रुपए के एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के तहत बेंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A कार्यक्रम के लिए 20 प्रकार की प्रणालियों का विकास एवं आपूर्ति की जाएगी। तो लागत आपको याद रखनी है, 2400 करोड़ रुपए का ये सौदा किया गया है एचएएल और बीईएल के बीच में। इसके बाद आगे देखिए 10 दिसंबर की यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डे है। तो 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है जो पूरे विश्व भर में लोग हैं उनके अधिकारों के रक्षा के लिए, लोग अपने अधिकार को जानें, उसके प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए, उनका अधिकार क्या है ये उनको बताने के लिए, किस तरह से उनके अधिकारों की रक्षा वो कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। तो इसको आपको डेट याद रखनी है। इसके अलावा 2021 की आपको थीम याद रखनी है। तो 2021 की जो थीम है ये है समानता, विषमताएं दूर करना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, ये थीम है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, समानता, विषमताएं दूर करना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, थीम आपको याद रखनी है और डेट याद रखनी है 10 दिसंबर। इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक नोटिफिकेशन आया है कंप्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा 2021 का। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन में कंप्यूटर प्रोग्रामर के कुल 2 पद हैं जिनके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो आवेदन का जो ड्यूरेशन है ये 24 दिसंबर से शुरू होगा और 23 जनवरी 2022 तक चलेगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा पेपर की, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका नोटिफिकेशन या और भी कोई जॉब है उनकी नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय से एक नोटिफिकेशन आया है जहाँ पे 3 विजिटिंग फैकल्टी के आपको पोस्ट आए हैं, योग विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान और कंप्यूटर साइंस। तो 3 पोस्ट हैं। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं तो आप इसे भी डिटेल में पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं अनिल मेनन। ठीक है, इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, विज्ञानी हैं और ये चांद पे जाने वाले हैं। अनिल मेनन, इनका नाम आपको याद रखना है। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा ने भारतीय मूल के अनिल मेनन का चयन चांद और मंगल पर भेजे जाने वाले दल में किया है। नासा ने आगामी अंतरिक्ष मिशन के 10 यात्रियों का चयन किया है जिसमें से इनका भी नाम है अनिल मेनन, आपको नाम याद रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये दुनिया का अत्याधुनिक रोबोट है और इसे हाल ही में पेश किया गया है
तो ब्रिटेन ने दुनिया के सबसे उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, अमेका, ठीक है, इसका नाम है अमेका। इसकी पहली झलक अभी हाल ही में पेश की गई है ब्रिटेन के द्वारा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका नाम ही है, आपको नाम याद रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं कौन? नीलमणि फुकन और दामोदर मौजो, इनका नाम आपको याद रखना है। तो असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को वर्ष 2021 के लिए और कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजो को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर अवार्ड्स के कैटेगरी में बात की जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो नाम आपको दोनों के ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। नीलमणि फुकन को 2021 का और दामोदर मौजू को 2022 का। इसके बाद है राजकुमारी आइको, जापान के सम्राट की बेटी हैं और इनका हाल ही में शाही अभिषेक जो है ये संपन्न हुआ है। तो जापान के सम्राट नारुहितो की बेटी हैं ये राजकुमारी आइको, इनका हाल ही में राज्य अभिषेक जो है तो ये पूरा हुआ है और इसी कारण से न्यूज़ में बनी हुई हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, राजकुमारी आइको। फिर यहाँ पे बैकाल झील है, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है और ये हाल ही में जम गई है ठंड के कारण। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है ये रूस की बैकाल झील, और ये दुनिया की सबसे गहरी झील है और सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो ये कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील। दूसरी ये कि सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है, बैकाल झील। तीसरा ये कि बैकाल झील है कहाँ, तो ये रूस की है, ठीक है। तो पारा गिरने से इस झील पे हाल ही में 2 मीटर मोटी बर्फ़ की परत जम गई है और इस कारण से न्यूज़ में बनी हुई है। यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं बैकाल झील से, तो आपको ये याद रखना है। आगे हैं वैलेरी पेक्रेसी, तो ये फ्रांस में राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी होंगी। फ्रांस की रिपब्लिकन पार्टी ये पूर्व मंत्री हैं वैलेरी पेक्रेसी। इनको अगले वर्ष राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी चुना गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। आगे हैं निखिल श्रीवास्तव, तो ये भारतवंशी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं निखिल श्रीवास्तव, और इनको अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा ऑपरेटर थ्योरी में पहले सिप्रियन फोरस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो काफ़ी ज़्यादा नाम जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिप्रियन फोरस अवार्ड के लिए, क्योंकि ये सबसे पहला अवार्ड है और इन्हें चुना गया है, निखिल श्रीवास्तव इनका नाम है। आगे हैं राधिका राणे भोसले, तो ये मिसेस एशिया यूएस में दूसरे स्थान पर रही हैं, ठीक है। पुणे की राधिका राणे भोसले हैं, ये अमेरिका में हुई मिसेस एशिया यूएसए पेजेंट में रनर अप रही हैं, यानी कि दूसरे स्थान पर रही हैं। फिर है अंटार्कटिका की न्यूज़, तो यहाँ पे 15 लाख साल पुरानी बर्फ़ में खोज करेंगे वैज्ञानिक। बियॉन्ड एपिक मिशन के तहत वैज्ञानिक की 6 टीमें बनाई गई हैं और ये अंटार्कटिका में 15 लाख साल पुरानी बर्फ़ में ड्रिल करके खोज करेंगे। और जो बर्फ़ है इसकी जो परत है इसमें 1.8 मील की यहाँ पे ड्रिल की जाएगी, इस जो स्टडी है इसको पूरा करने के लिए, इस खोज को पूरा करने के लिए। आगे यहाँ पे जो स्पेस वॉक डिसाइड किया गया था अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, तो मलबे के कारण हाल ही में इसे स्थगित कर दिया गया है और इस कारण से ये न्यूज़ में है। तो अंतरिक्ष में होने वाली स्पेस वॉक को अचानक स्थगित कर दिया गया है रिसेंट में, क्योंकि अंतरिक्ष में जो कचरा फैला रहता है, जो मलबा वो रहता है, उसके कारण दिक्कत ये होती है कि अगर स्पेस वॉक करते हैं एस्ट्रोनॉट तो उनके सूट में छेद होने का संकट बना रहता है। इस कारण से स्पेस वॉक को अभी जो है तो स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद है अलका उपाध्याय जी, तो ये NHAI की चेयरपर्सन बनी हैं। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट कैटेगरी में अगर बात करें तो याद जरूर रखिएगा नाम अलका उपाध्याय। कहाँ की चेयरपर्सन बनी है? NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। फिर हैं ग्रेग हंट, तो ये ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने डिसाइड किया है राजनीति छोड़ने के लिए, इस कारण से ये न्यूज़ में बने हुए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है ग्रेग हंट। फिर अमेरिका की न्यूज़ है यहाँ पे 110 साल बाद लाइब्रेरी को किताब लौटाई गई है। तो अमेरिका में 110 साल बाद लाइब्रेरी को किताब लौटाने का मामला सामने आया है। 1911 में किसी ने अमेरिका के बोइस इडाहो के एक पुस्तकालय से न्यू क्रॉनिकल्स ऑफ रेबेका किताब इशू करवाई थी और हाल ही में इसे लौटाया गया है। तो 110 साल बाद ये जो किताब है
वापस इस लाइब्रेरी को लौटाई गई है, इस कारण से ये न्यूज़ में है। फिर हैं गीता गोपीनाथन, ये IMF की पहली महिला डिप्टी MD बनेंगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पहली महिला डिप्टी MD बन रही हैं। नाम आपको याद रखना है, गीता गोपीनाथन। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथन वहाँ की, और इनको पहली महिला डिप्टी MD बनाया जा रहा है। फिर यहाँ पे डॉक्टर संबित पात्रा हैं, ये भारतीय पर्यटन विकास निगम के चेयरपर्सन बने हैं। ठीक है, भारतीय पर्यटन विकास निगम के चेयरपर्सन बने कौन? डॉक्टर संबित पात्रा। नाम आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है फैंटम जेलीफिश, तो कैलिफोर्निया के तट पे ये हाल ही में नज़र आई है। क्या नाम है इसका? फैंटम जेलीफिश, या फोटो में देख सकते हैं, ये है फैंटम जेलीफिश, और हाल ही में इसे कैलिफोर्निया के तट पे देखा गया है। इसके मुंह में 33 फीट लंबी सूंड थी, और इस सूंडों की मदद से ये खाना खा रही थी। और क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है सूंड इसकी, ये 33 फीट, आप समझ सकते हैं लंबाई कितनी ज़्यादा होती है, तो इस कारण से न्यूज़ में बनी हुई है। इसको फैंटम जेलीफिश कहा जाता है। आगे देखते हैं स्मृति शेष, तो पद्मश्री नंदा पृष्टि का हाल ही में निधन हो गया है। तो उड़ीसा से जो जाजपुर है, उड़ीसा का जाजपुर जिला, यहाँ के कंटीरा गांव के 104 वर्षीय शिक्षक व पद्मश्री नंद किशोर पृष्टि जी का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इनकी उम्र 104 वर्ष थी, और ये उड़ीसा के थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है दुनिया के सबसे उम्र दराज क्रिकेटर एलिन ऐश, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो टेस्ट क्रिकेटर थे ये सबसे उम्र दराज दुनिया के, एलिन ऐश। 110 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। फिर यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि भारत के हिंदी टेलीविज़न के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका नाम था विनोद दुआ। हाल ही में 67 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। आगे यहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू दिया गया है राधिका गुप्ता जी का, इनको IAS का पद दिया गया है। इन्होंने 24 वर्ष की आयु में ये मुकाम हासिल किया है, और ये इसका जो ऑल इंडिया रैंक था 2020 में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, ये 18वां था। तो इनका एक छोटा सा इंटरव्यू है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। मैंने पहले भी आपको कई बार बता चुका है कि ये जो इंटरव्यू दे रहे थे, इन्हें ज़रूर पढ़ा करिए। इनसे एक तरह से आपको गाइडेंस मिलेगी, किस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, कहाँ कहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, किस तरह से आप उन गलतियों से बच सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी की, इनको आप एक गाइड की तरह फॉलो कर सकते हैं। तो मेक श्योर इंटरव्यू ज़रूर पढ़िएगा इनका। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए एक और इम्पॉर्टेंट डे है, जो कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो आपको इसकी भी डेट याद रखनी है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है जो उपभोक्ता होते हैं उनकी अधिकारों के रक्षा के लिए। ठीक है, वो किस तरह से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, उनके अधिकार क्या क्या हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में उनको जागरूक करने के लिए उपभोक्ताओं को हर साल 24 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये याद रखिएगा, ये 24 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर बात करें, तो वैश्विक स्तर पर 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस हर साल। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है, 24 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है, और वैश्विक स्तर पर 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए कुछ MCQ दिए हुए हैं, जो कि सामान्य ज्ञान खेल के हैं सबसे पहले। तो आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। फिर है 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो इसका राइट आंसर है शकीब अल हसन। इसके बाद है सीमा पुनिया किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्का फेंक। फिर है स्वप्ना वर्मन ने एशियन गेम्स 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेप्टाथलॉन। फिर है फुटबॉल मैच में एक हाफ कितने मिनट का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 मिनट। फिर है वर्ष 2022 के IPL सत्र में कितनी नई टीमें शामिल होंगी? तो मैंने आपको पहले कवर करवा दिया था। तो पहले 8 टीमें थीं, अब 10 होंगी, तो अब 2 और नई टीमें आएंगी। फिर इनमें से कौन सा खेल विंटर ओलंपिक 2022 का हिस्सा नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछ रहा है, तो वॉलीबॉल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग में चैंपियन कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकाने यामागुची। फिर है भारत वर्ष 2031 में किस देश के साथ मिलकर ICC वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश।
फिर है इस वर्ष महिला बिग बैश लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्थ स्कॉचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष मैक्सिकन सिटी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किस खिलाड़ी ने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में किस देश ने फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल स्टेन। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने जिम्नास्टिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। फिर है गीत सेठी ने कितने बार वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 बार। इनमें से किस खिलाड़ी को इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाविना पटेल, शिखर धवन, दीपक पुनिया। तो इन तीनों को इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट है फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने बार बैलोन डियोर पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के किस फॉर्मेट में खेली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनडे। नेक्स्ट है इनमें से किस देश ने सबसे ज़्यादा बार AFC एशियन कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान। फिर है विंसेंट हैनकॉक किस देश के दिग्गज निशानेबाज हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट है इनमें से किस बल्लेबाज ने 2020 वर्ल्ड कप 2021 में शतक बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉस बटलर। नेक्स्ट है एनेट कोंटावेट किस देश की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। नेक्स्ट है सुमित आंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक। फिर है आर्थर वॉन डोरेन किस देश के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। और आखिरी क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को भारत में 2020 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है अभी रिसेंट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है, विराट कोहली की जगह अब रोहित शर्मा हो गए हैं भारतीय T20 और वनडे टीम के कप्तान। आगे देखिए सामान्य हिंदी के कुछ MCQ हैं, आइए इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करना हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ज्योत्सना, मतलब हमें बताना है कौन सा जो शब्द है सही तरीके से लिखा गया है। तो ज्योत्सना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ये सही तरीके से लिखा गया है। फिर है बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ये है बे। ठीक है, इंसाफ़ी में बे जोड़ा गया है, उपसर्ग है बे। फिर है शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो पद का योगदान नहीं होता शब्द रचना में। नेक्स्ट है सुपुरुष में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खग कुल 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 सा बोल रहा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट है प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी था सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो इसमें शोक है। ठीक है, शोक स्थायी भाव है। नेक्स्ट है खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनपदी हिंदुस्तानी का। नेक्स्ट है मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मना धन रम। नेक्स्ट है कवि स्वयंभू किस भाषा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। फिर शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वेद। नेक्स्ट है पावक का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हुताशन। ठीक है, पावक का हुताशन। फिर है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यण संधि। ठीक है, इसके बाद है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका आंसर है यक। फिर है डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो राजस्थानी साहित्य से इसका संबंध है। फिर है देशांतर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना हमें। तो यहाँ पे अनुक्रम, जो ऑप्शन नंबर ए है अनुक्रम, ये सही लिखा हुआ है। फिर है नीचे दिए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना हमें। तो यहाँ पे जो मुँह है ये तद्भव शब्द है। फिर है गिरीश का सही जो संधि विच्छेद है ये क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा गिरिधन ईश, ऑप्शन नंबर बी। फिर है किलक अरे मैं नेह निधरूं, इन दांतों पर मोती पारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। आगे है शुद्ध वर्तनी का हमें फिर से चयन करना है। तो अंत ध्यान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अंत ध्यान, ये सही लिखा हुआ है, इसके अलावा ये रॉन्ग है।
इसके बाद है ज्ञा वर्ण में किन वर्णों का संयोग से ये बना हुआ है जो ज्ञा वर्ण है, तो ये आधा जा और इयां, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आधा जा और इयां मिलकर बनता है ज्ञा। फिर है निम्नलिखित में से किस शब्द में जो रूप साधक प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा लड़के, ठीक है, लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। इसके बाद है जितेंद्रिय में कौन सा समास है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है अवधी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अवधी है रामचरितमानस की भाषा। इसके बाद है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं, तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। नेक्स्ट है दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुतर चतुर चित प्रीत, ठीक है, दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, इसमें कौन सा अलंकार हमें बताना है, तो इसमें असंगति अलंकार है। फिर है बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है, कौन सी बोली शामिल नहीं है ये हमें बताना है, तो मारवाड़ी शामिल नहीं है इसमें। फिर है ना ही पराग ना ही मधुर मधु ना ही विकास इलिकाल अली गली ही सौ विंध्यों आगे कौन हवाल, ये जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सा अलंकार हमें बताना है, तो इसमें अंत्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो यह है सुरेश। इसके बाद है निम्न में ऋण शब्द कौन सा है, तो वैभव है ऋण शब्द। फिर है पटपीत मानव तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का हमें फिर से चयन करना है, तो इसमें प्रकथन, ऑप्शन नंबर ए प्रकथन सही है। फिर इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो शब्द है ये देशज नहीं है, तो पुष्कर जो है ये देशज नहीं है। फिर है निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति को मूल विन निज भाषा ज्ञान के मिरे निहिये को शूल, ये जो पंक्ति थी इनमें हमें बताना है कि कौन सा छंद है, तो इसमें दोहा है। फिर है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तो ये तत्सम वर्ग में आता है। फिर है मस्तीन सुखा डाहिशी असीम औरम थाहिशी घी घी घुना निप जाहिशी फीफी फिना सत साहिशी, उपरोक्त पंक्तियों में किस भाषा का नमूना दिया गया है, तो ये है पैसाची। फिर है खुसरो की रचना खालिक बारी प्रस्तुता है, तो इसका राइट आंसर है फारसी हिंदी शब्दकोश, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली में माना गया है, तो इसका आंसर है ब्राचड़। फिर है कंठ्योंठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है, तो ये है औ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली बुंदेली, ठीक है, खड़ी बोली बुंदेली। फिर है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है, यह है इतिहास। फिर है मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है, तो ये बिहार की बोली है। नेक्स्ट है शब्द की द्व्यर्थी योजनाओं में कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके बाद है उधव मोही ब्रज विसरत नाही हंस सुता की सुंदर कागरी और द्रुमन की छाही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसमें श्रृंगार रस है। फिर संचार माध्यमों में प्रयोग होता है हिंदी का शासकीय रूप, ठीक है, संचार माध्यमों में हिंदी का शासकीय रूप प्रयोग होता है। फिर है रहीमन जो गति दीप की कुल कुपूत गति सोए बारे उजियारे लागए बड़े अंधेरों होए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है फिर से हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऋषि जो है ये सही लिखा हुआ है। फिर है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि है, तो इसमें ई और आ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ई और आ इन वर्णों की संधि है। फिर है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें चिर, चिर जो है ये प्रयुक्त उपसर्ग है। इसके बाद है दिगंबर, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, कौन सी प्रयुक्त संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे खेल चर्चा। तो सबसे पहले है 2022 में मार्च में भारत जो है ये डेविस कप के विश्व ग्रुप ए के प्लेऑफ मुकाबले के लिए डेनमार्क की मेजबानी करेगा।
तो ये आपको याद रखना है। भारत मेजबानी करेगा डेनमार्क की 2022 में डेविस कप की। इसके बाद फार्मूला 1 चैंपियनशिप की बात करते हैं, तो इस साल फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीत ली है मैक्स वर्स्टैपेन ने, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन को आखिरी लैप में इन्होंने पछाड़ा है। और हाल ही में हुई एक रेस थी जिसका नाम था आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीता अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने, और इसी के साथ इस साल के फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि जो मैक्स वर्स्टैपेन है ये रेडबुल के लिए रेसिंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे पेरिस ओलंपिक की बात की जाए तो टॉप्स योजना में 20 नए खिलाड़ी जोड़े गए हैं। तो केंद्रीय खेल मंत्रालय ने वर्ष 2024 में पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारी शुरू कर दी है, और इसके लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम यानी टॉप्स योजना में 20 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसके बाद यहाँ पे क्रिकेट की बात करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे जाने वाली है भारतीय टीम। तो भारतीय टीम के जो ओपनर हैं और उप कप्तान हैं रोहित शर्मा, ये चोट के कारण टेस्ट टीम से बाहर हो गए हैं। और रोहित शर्मा को अभी मैंने आपको बता ही दिया कि रिसेंट में इन्हें T20 और वनडे दोनों टीम का कप्तान बना दिया गया है, और टेस्ट में विराट कोहली ही कैप्टन रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें जो कि टेनिस से रिलेटेड है, तो एश्ले बार्टी बनी है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन्हें वुमेन टेनिस एसोसिएशन यानी कि WTA के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, और ये विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी भी हैं एश्ले बार्टी। इसके बाद यहाँ पे एशेस की बात करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज़ खेली जाती है हर साल। तो रिसेंट में ही सीरीज़ शुरू हुई है और पहला टेस्ट मैच जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। हालांकि रिसेंट की न्यूज़ ये है कि जो दूसरा टेस्ट मैच है इसे भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, लेकिन उसे हम डिस्कस करेंगे अगले अंक में। फिलहाल यहाँ पे पहले टेस्ट मैच का न्यूज़ दिया गया है। तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, तो जिसमें से पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। इसके बाद ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की बात करें तो डेविड वार्नर को चुना गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में, ठीक है। कौन से मंथ के लिए है ये? नवंबर मंथ के लिए, याद रखिएगा। तो नवंबर 2021 के लिए अगर पुरुषों में बात करें तो डेविड वार्नर को ये अवार्ड दिया गया है, और अगर महिला वर्ग में बात करें तो महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये वेस्ट इंडीज़ की ऑलराउंडर हिली मैथ्यूज़ को दिया गया है। तो पुरुषों में बने हैं डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, और महिला में दिया गया ये अवार्ड हिली मैथ्यूज़ को जो कि वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलती हैं। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं एशिया कप के लिए भारतीय अंडर 19 टीम हाल ही में घोषित की गई है। तो अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI की जूनियर चयन समिति ने एशिया कप जो होने वाला है अंडर 19 का, इसके लिए टीम घोषित की है। और ये जो टूर्नामेंट है ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में इसी महीने खेला जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे एक और न्यूज़ है, यहाँ पे भारत में वनडे सीरीज़ खेलने आएगी अफगानिस्तान की टीम। तो अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है इन्होंने 2022 से लेकर 2023 तक का क्रिकेट कार्यक्रम घोषित किया है, और इसी कार्यक्रम के तहत अफगानिस्तान की जो टीम है ये 2022 में भारत में 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेलने आएगी। इसके बाद यहाँ पे विश्व शतरंज चैम्पियनशिप की बात करें तो मैग्नस कार्लसन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन ये 5वीं बार विश्व शतरंज चैम्पियन बन गए हैं। तो ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है। फिर यहाँ पे एक फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट है, इसे अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी ने जीता है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी फ़ुटबॉल लीग है मेजर सॉकर लीग, ठीक है, मेजर सॉकर लीग। तो किस टीम ने जीत लिया है? जो खिताब है इस साल न्यूयॉर्क सिटी FC ने जीता है, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी FC आपको नाम याद रखना है। कौन सा टूर्नामेंट था? मेजर सॉकर लीग, USA का ये टूर्नामेंट था, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सामायिकी पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम्स की जो मैगज़ीन आती है तो पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है टाइम्स के द्वारा इस साल एलन मस्क को, जो कि टेस्ला और SpaceX के प्रमुख हैं। एलन मस्क को इनको टाइम्स मैगज़ीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। इसके अलावा जो वैक्सीन वैज्ञानिक हैं इनको टाइम हीरोज़ ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो इसमें आपको एलन मस्क का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि टाइम्स मैगज़ीन के द्वारा इस साल पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो नाम याद रखेगा एलन मस्क। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया है, यहाँ पे न्यूज़ दी गई है। तो इसमें से बस आपको यही याद रखना है कि प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है श्री काशी विश्वनाथ धाम का, और कहाँ पे? वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट नाम है हरनाथ संधू। इनका नाम आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम होने वाला है ये, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में MCQ। तो हरनाथ संधू क्यों है रिसेंट में न्यूज़ में? इन्होंने हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है और भारत का नाम रोशन किया है। भारत की तरफ से बात करें तो ये सिर्फ तीसरी भारतीय बनी है जिन्होंने इस खिताब को जीता है। इससे पहले 2000 में, सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था और 1994 में सुष्मिता सेन ने इस खिताब को जीता था और अब 2021 में हरनाथ संधू ने इस खिताब को जीत लिया है और ये बन गई हैं इस साल मिस यूनिवर्स। तो आपको नाम जरूर याद रखना है। इसके बाद नासा की न्यूज़ है। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में नए हब बनाने की तैयारी की है और ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए 3 कंपनियों को ये काम सौंपा गया है, जिसमें से जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है, नॉर्थरोप ग्रामन कॉर्प और नैनोरेक्स, ये जो 3 कंपनियां इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तीनों जो कंपनियां हैं ये स्पेस में अलग अलग स्टेशन तैयार करेंगी और नासा इस काम के लिए तीनों कंपनियों को 41.56 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 3100 करोड़ रुपए देगी, इसका इन्होंने ऐलान किया है। इसका देखिए इजराइल की न्यूज़ है। तो विवादित पूर्वी यरूशलेम बस्ती की जो योजना थी उस पर रोक लगा दी गई है। यरूशलेम नगर निकाय के अधिकारियों ने पूर्वी यरूशलेम में एक खाली पड़ी हवाई अड्डे पर विवादास्पद बड़ी यहूदी बस्ती बनाने का योजना किया था, शुरुआत की थी, उस पर चर्चा की थी और हाल ही में काफ़ी ज़्यादा विवाद होने के बाद उस परियोजना पे रोक लगा दी गई है। इसके बाद यहाँ पे इजराइल ने लताकिया बंदरगाह पे हमला किया है। तो सीरिया की सेना ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तटीय शहर लताकिया के बंदरगाह पर मिसाइलें दागी हैं और उन्होंने बताया है कि फ़िलहाल तो इस हमले में किसी की मौत नहीं हुई है, कोई यहाँ पे दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन ये न्यूज़ ज़रूर दिया गया है कि इजराइल ने लताकिया बंदरगाह पर मिसाइलों से हमला किया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की न्यूज़ है। तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने रक्षा सौदे पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन के ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने 68 करोड़ डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सौदा किया गया, हस्ताक्षर किया गया है और सौदा कितने का है? 68 करोड़ डॉलर का ये अमाउंट आपको याद रखना है। तो आज के अंक में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी रिसेंट में करंट अफेयर थे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं, सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट MCQ था इसे भी हमने देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे होगा कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट PDF है, जैसे इसी न्यूज़पेपर की PDF हो गई या इसके अलावा दूसरी मैगज़ीन है उनकी PDF मिल जाएगी आपको एक ही जगह पे। आपके पढ़ाई से रिलेटेड काफ़ी सारे मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर, डेली वोकैब, ये सब कुछ भी रेगुलर आता रहता है टेलीग्राम पे। तो मेक श्योर वहाँ पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलेंगे अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।